काशीनाथ सिंह के उपन्यास काशी का अस्सी के पिछले एपिसोड में हमने चर्चा करी राजनीति के गणित के ऊपर। किस तरीके से ठाकुरों और ब्राह्मणों के पास नेता तो है लेकिन वोट प्रतिशत नहीं है, और ये वोट प्रतिशत जिनके पास है वे हैं यादव और चमार। वो भी इतना प्रतिशत में नहीं है कि अपने दम पर अपनी सरकार बना ले। वो ऐसे में यक्ष प्रश्न ये उठता है कि आखिर फिर ऐसा है कौन जो इन लोगों को जीत दिला सकता है। ऐसे में सबसे बेहद निम्न कही जाने वाली जातियों का भूमिका बहुत अहम कही है लेखक ने, क्योंकि इन्हें कोई पूछता नहीं है। जो भी इलेक्शन के दौरान इनको मोबिलाइज कर लेगा और इनका वोट हथिया लेगा, जीत उसी की होगी। उसके बाद हमने चर्चा करी कि किस तरीके से राम जी राय तन से तो बस पाई हैं लेकिन मन और सोच से भज पाई हैं। लेखक के खास दोस्त राधे श्याम किस तरीके से हिंदुत्व के मिथ्या गर्भ में फंसकर उनसे और अन्य दोस्तों से दूर होते चले जाते हैं, हालांकि मन से वे अच्छे इंसान रहे थे। कभी एपिसोड हमने खत्म किया था राधे श्याम और तन्नी गुरु के बीच में हुई बहस के ऊपर, जिसका फायदा उठाकर मौके से नदारद हो जाते हैं लेखक। उसे हम वहीं से पिक करेंगे। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। आज का एपिसोड ध्यान से सुनेगा, क्योंकि आज के एपिसोड में जिस घटना का जिक्र मैं करूंगी मोहल्ला 80 में, उस घटना का जिक्र है जस का तस, और संवाद भी यहीं से उठाकर एज इट इज रखे गए हैं। दो एक लाइन पीछे से लेती हूं ताकि कंटिन्यूटी ब्रेक ना हो। राधे श्याम इस मुद्दे पर गुरु से उलझ गए और उनके उलझते ही गुरु अपने रंग में आ गए। जब उन दोनों की बहसों का मिश्रा जी मजा लेने लगे तो मैं वहां से फूट चला एक बहाने से। मित्रों, सच कहिए तो ये बहाना नहीं था। जब मैं कल कौशिक से बातें कर रहा था तो अपनी दुकान पर बैठा नईम मुझे देख रहा था, और आज भी आते समय मुझे देखकर मुस्कुराया था। आते आते बार बार मेरी नजर उसके दुकान पर लटके भाजपा के झंडे पर जा रही थी। चौराहे पर किसी मुसलमान की अकेली दुकान, ब्राह्मणों का मक्का कहे जाने वाले मोहल्ले में अकेला मुसलमान। मुझे घटना याद आ रही है सन 53 की। अब इसी घटना का जिक्र मैं कर रही थी जो मोहल्ला 80 में एज इट इज मेंशन है। मैं लोलार के कुंड पर किराएदार था उन दिनों। किराए पर रखने से पहले मालिक ने पूछा, लहसुन, प्याज, मांस, मछली तो नहीं खाते? भाई राम जी बोले, जी खाना तो दूर, हम तो छूते भी नहीं। मालिक बोला, याद रखिए इस मोहल्ले में मलेच्छों के लिए कोई जगह नहीं। कितना विरोधाभास है। ये कह रहे हैं मलेच्छों के लिए कोई जगह नहीं, लेकिन इसी मोहल्ले में एक अकेला मुसलमान भी रह रहा है, बेहद सम्मान और इज्जत। घर के सामने लोलार्क कुंड, कुंड का चौतरा, चौतरे पर पीपल का एक बुजुर्ग पेड़। कुंड स्नान या गंगा स्नान करने के बाद औरत मर्द पीपल को जल चढ़ाते। एक दिन कर्मकांडी जी चौतरे से उतरे ही थी कि उछल पड़े। सड़क पर एक हड्डी दिख गई थी। कोहराम मच गया। मोहल्ले के सारे बावन जुटे। हड्डी कहां से आई इस मोहल्ले में? आज तक तो कभी दिखी नहीं। आई कहां से, कैसे? जरूर कोई विधर्मी आ गया है, किस का किराएदार है। बुलाओ सभी किराएदारों को। भैया कोहराम मचा था और हम दोनों भाई सन्न मारे पड़े थे अपने कमरे में। पीछे की अंतर कथा यह है, विद इन ब्रैकेट्स में अब लेखक जो है वो बैकग्राउंड बता रहे हैं इस सारे चीज का। पीछे की अंतर कथा यह है कि हमने महीनों खुद को जब्त किया था, लेकिन एक दिन सब्र का बांध टूट गया। गोश्त पका, चोरी चोरी चुपके चुपके अखबार में लपेटकर हड्डियां रख दी और भोर में गंगा स्नान करने के बहाने गए और 80 नाले में फेंक आए। किसी को भनक तक नहीं लगी। फिर तो धड़का सा खुल गया और नियम बनाकर महीने में 2 बार पकने लगा। अब की बार कहीं से बिल्ली को गंध मिल गई। उसने अखबार फाड़ा होगा, खाया होगा और हमारे भगाते भगाते एक आध हड्डी दबाकर ले गई होगी। ब्रैकेट क्लोज। तो सन्न मारे पड़े थे हम कि बात बिगड़ने से पहले ही भाई राम जी उठ खड़े हुए। उनके बौद्धिक बलवा मचाने और रंग जमाने के ऐसे ही मौके होते हैं जिसकी बराबर खोज रहती थी उन्हें। वे चीखते चिल्लाते बाहर निकले कि ऐसे विधर्मी को निकाल बाहर करो। कर्मकांडी जी के चरण छूकर बोले, कहां है हड्डी? उन्होंने भीड़ में घुसकर गौर से देखा। कर्मकांडी जी ने हड्डी की ओर इशारा किया। ये मुर्गे की है या चूहे की? ये चूहे की लग रही है तुमको। आप मुर्गा खाते हैं क्या? ओम शिव शिव शिव। छी छी, कैसी बात
कर रहा है ये लौंडा? भाई आसमान में डालों को देखते हुए बोले, हम खाते नहीं तो क्या जानते भी नहीं? ये सूखी लकड़ी की तरह एकदम चूहा है। चील, गिद्ध, बाज, कौवे जाने कहां कहां से लाते हैं और खाकर गिराते हैं, बीट भी करते हैं मंदिरों पर। कई बार ऐसी हड्डियां देखी हैं यहाँ वहां। कर्मकांडी बाबा, ये इधर की डालों को कटवा दीजिए, झंझट ही खत्म हो जाएगा। बेटा, डाल तो नहीं काटी जा सकती, तो कौवा चील उड़ाने के लिए कौन बैठा रहेगा? इस तरह बाबू रामजी सिंह ने भविष्य में भी चोरी छुपे गोश्त पकाने की छूट ले ली। यानी ऐसा मोहल्ला और उसमें एक अकेला नईम। भाजपाइयों के घर में एक जमाने के चौराहे पर सब्जी की सबसे चालू दुकान। 50 साल पहले भीड़ लगी रहती थी दिन रात। तब नईम का बापू मियां बैठता था। दुर्गा कांड के पोखरे में नहाते समय मर गया एक दोपहर डूबकर। उसके 4 बेटे चारों दुकानों में बराबर व्यस्त रहते थे। उसके बगल में एक और दुकान थी झींगुर की। फुटपाथ पर भी 5-7 दुकानें थी खटीकों की, लेकिन ग्राहकों के साथ व्यवहार और ऊपर से उधारी भी। चकाचक था सब, चारों ओर हंसते चेहरे और 80 शैली के हंसी मजाक। तो ये नईम की दुकान का जो है वो पूरा ब्यौरा यहाँ पर लेखक ने प्रस्तुत किया कि एक जमाना था जब यहाँ पर चहल पहल रहती थी, और ये चहल, जबकि और भी दुकानें चौराहे पर थी, लेकिन नईम और उससे पहले उनके पिता का जो बात व्यवहार था लोगों के साथ वो इतना बेहतर था कि लोग उन्हीं से खरीद फरोख्त करना पसंद करते थे। और ये मुसलमान थे, जबकि पूरा मोहल्ला भाजपा का था। लेकिन इन 15-20 वर्षों में बहुत कुछ बदला। तो इस गंगे जमनी तहजीब में किस तरह सेंध मारी हुई। मित्रों, इस बदलाव के बारे में नईम से बात करने से पहले जो लिखना चाहता हूं वह ये है। अब एक छोटी सी सब हेडिंग है, न पढ़ने के लिए। तो इसे आप कह सकते हैं कि आगे जो घटना का जिक्र लेखक करने वाले हैं उसका एक छोटा सा बैकग्राउंड हमें दे रहे हैं पहले, जो श्रोता पढ़ने वाले हैं, सुनने वाले हैं उनके लिए। ग्राहक हिंदू होने लगे इस बीच। आलू, भिंडी, करेला, टमाटर, कोहड़ा विद इन ब्रैकेट मोहल्ले की सबसे प्यारी सब्जी पूरी प्रेम के कारण ब्रैकेट क्लोज, कद्दू, गोभी मुसलमान हो गए। तो किस तरीके से सब्जियां भी जो है वो धार्मिक होने लगी आहिस्ता आहिस्ता करके, हमें पता भी नहीं चला। घाटे पर घाटे, रिश्ते में खटास आई। भाई सलीम अलीम छोड़ चले नईम को, वे चले गए अलईपुर या जैतनपुरा। इन लोगों के बीच नईम ने सब्जियां छोड़ी और सेब, संतरे, अंगूर से दुकान सजाई। लेकिन गलती हो गई समझने में। जिस मोहल्ले में सब्जियां खाने के लाले पड़े हों, वहां कहीं सेब संतरा कोई खाएगा? नईम ने तय किया वह आलू, सिर्फ आलू बेचेगा। मौसम के हिसाब से कभी आलू, कभी प्याज, कभी तरबूज, खरबूज। थोक में पसेरी के भाव, ग्राहक जिस भाव के लिए सट्टी जाते हों वह भाव यहीं ले लें। घर बैठे आलू प्याज में हिंदू मुसलमान जैसी कोई चीज नहीं। एक फर्क और आया था 80 के आसपास किसी दंगे के समय, जब मुसलमान होने के भ्रम में दातुन बेचने वाला मुसहर मारा गया था इस चौराहे पर। तब से ये फर्क आया था। दंगे की सुगबुगाहट हुई नहीं, दुकान बंद और इधर बंदी आम हो चली थी। बाप की दुकान उसके लिए जंजाल हो गई थी। उसे जब भी देखा अकेला देखा, न किसी को उससे बतियाते हुए और न आलू खरीदते हुए। अब जो लिख रहा हूं वे यह है। सब हेडिंग एक और है, पढ़ने के लिए। मतलब अब प्रेजेंट का जिक्र कर रहे हैं, घटना का जिक्र। सामने आलू की ढेरी और उसके पास अकेला बैठा नईम चुपचाप मेरी ओर अपने पुराने ग्राहक की ओर ताकता और मुस्कुराता हुआ। सलाम म्यां, खैरियत तो है? बहुत दिनों बाद नजर आए साहब। नईम खुश हो गया। हाँ, और सुनाओ क्या हाल है? हाल तो देख ही रहे हैं। देखिए, आपकी सेवा में यही आलू हैं। एक आध कुंतल कच्चे आलू खाएं तो खिलाएं। हंसी मजाक कर रहे हैं। दुबला पतला और ठिगना नईम, ठोड़ी पर हल्की खूंटियां, मूंछ के नाम पर थोड़े काले रोए, उम्र कोई 50 के करीब, लेकिन देखने में 30-35। 20-25 वर्षों तक उधारी चलाया था मैंने इस दुकान पर, महीने के हिसाब से, बाबू मियां सलीम से लेकर नईम तक। बाकी भाई कहाँ हैं आजकल? एक तो मर गया, तो अपनी अपनी दुकान देखते हैं।
वे यहाँ क्यों नहीं बैठते? इस पर एक दुकान से क्या होगा? बड़ा परिवार है साहब, और वे भी अपनी ही दुकानें हैं, मेरे हिस्से यही आई। यार, हरी सब्जियां बेचनी छोड़ दी हैं तुमने, बड़ी उदास उदास सी लग रही है दुकान। साहब, हरी सब्जियों के साथ एक दिक्कत थी, अगर उसी दिन नहीं बिकी तो बासी हो जाती थी, और दूसरे दिन पड़ी पड़ी खराब हो जाती थी। बासी कौन लेगा जब ताजी आंखों के सामने हो? तो घाटा देने लगी थी। ऐसा तो नहीं है कि ग्राहक ही आने बंद हो गए थे? नहीं चौका। क्यों? ग्राहक क्यों बंद हो जाएंगे? क्या ठिकाना इस मोहल्ले का? राम जन्मभूमि और शिला पूजन का तमाशा देखा ही तुमने। कैसी बातें कर रहे हैं साहब। अब इस चीज को आप जरा ध्यान से सुनिए। नईम की जुबानी। कैसी बातें कर रहे हैं साहब? नईम हंसने लगा। 50 साल से यहाँ दुकान है, ये है। हम सारे भाई यही पढ़े, आपके घर के सामने वाले म्यूनिसिपैलिटी के स्कूल में। रोज देखते ही थे आप। ऐसा कोई नहीं जो ना जानता हो। आज तक कभी ना चोरी हुई ना लूटपाट हुई, किसी ने गाली तक नहीं दी। तो ब्राह्मणों के मोहल्ले में रहने वाले नईम ये बात कह रहे हैं कि ब्राह्मणों के मोहल्ले में भी ब्राह्मणों ने उन्हें इज्जत के साथ वहां रहने दिया, और उन्हें कभी किसी ब्राह्मण से कोई शिकायत नहीं हुई, और ना ही किसी ब्राह्मण को उनसे। तो 92 के बाद अचानक ये सारा डिस्कोर्स जो है ना वो बदलने लगा, राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद के इंसिडेंट्स के बाद। झूठ बोलते हो, जब भी दंगा होता है दुकान बंद हो जाती है, देखते हैं। वह अलग बात है, वह मोहल्ले के कारण नहीं, दूसरे कारण से। मतलब नईम को अभी भी मोहल्ले से कोई शिकायत नहीं। खैर छोड़ो ये सब, मैं असल सवाल पर आया। बताओ, चुनाव के क्या हाल है? मुझसे क्यों पूछते हैं साहब? काम करो बनिए का, मजा लो दुनिया का। यही उसूल है हमारा, बाकी ये सब आप लोग देखें और जानें। लेकिन झंडा तो लटका रखा है भाजपा का, ये तो तुम्हारे उसूल में नहीं है। मैं फिर हंसा। 2-4 रोज में दूसरी पार्टियों के भी झंडे लटक जाएंगे, मना तो कर नहीं सकते किसी को। ऐसे ही दुकान बंद रहने पर रात पर कोई झंडा झंडी टांग दे तो क्या किया जा सकता है? देखिए, झंडों से कोई दुकान खाली है? मतलब झंडा तो हर दुकान पर लटक रहा है। रात ही रात में झंडे बांध दिए जाते हैं। बहरहाल, बात को ज्यादा ना बढ़ाते हुए सीधे पूछा, वोट किसे देने का विचार है? आप ही बताइए, किसे देना चाहिए? मैं हंसने लगा। जिसे कहेंगे दे दोगे? कहकर तो देखिए। वे हंसने लगा जैसे मुझे चूतिया समझ रहा है। क्षमा प्रार्थी हूँ। इसी समय एक दूसरा लड़का आ गया साइकिल से, दाढ़ी और टोपी में। वह मेरी ओर देखते हुए दुकान पर रखे पटरे पर बैठ गया, फिर सहसा लिहाज वश नीचे उतरकर खड़ा हो गया। चुनाव के दिनों में हमेशा ऐसा होता है। मतदान के 2-4 दिन पहले से 2-2, 4-4 की टोली में फुटकल जब तब निकलते हैं मुसलमान मदनपुरा से, या रेवड़ी तालाब से, या बजरडीहा से, इस टोहमे कि हिंदू किधर जा रहे हैं। वे धोखा नहीं खाना चाहते। वे ये भी नहीं चाहते कि मुसलमान वोट बटे। वे उस पार्टी या प्रत्याशी को एक मुश्त वोट देना चाहते हैं जो उनके हितों की विरोधी शत्रु पार्टी को पराजित कर रहा हो। तो मतलब मुसलमान वोट देते वक्त बहुत सोच विचार करते हैं, और बटने की बजाय बल्क वोटिंग में विश्वास रखते हैं शुरू से ही, जैसा कि मैंने बुक के इंट्रोडक्शन में ही ये बात आपको बताई थी। हो सकता है ये लड़का किसी और काम से या ऐसे ही आया हो, लेकिन इन वक्तों में इस सड़क से गुजरने वाला हर मुसलमान संदिग्ध भेदिया हो जाता है। वे ऐसा नहीं था। हाँ, नईम का चचाजाद भाई मजीद, उसने चनुआ सट्टी से संबंधित एक दो ही बातें की और तुरंत लौट गया। हाँ साहब, कहिए किसे वोट देना है? अरे, ये कोई तुम्हें बताने की बात है? पूरा चुनाव ही अब तो सेक्युलर पर हो रहा है। सेकुलर? वह कुछ देर तक सोचता रहा। माने मुस्लिम वोट? तो मतलब मुस्लिम वोट एक समय में कितनी अहमियत रखते थे। नहीं, मुसलमान के हित पर, ईसाइयों के हित पर, हिंदू सांप्रदायिकता के खिलाफ, तुम्हारी दुकान के ऊपर टंगे झंडे के खिलाफ। एक ही बात है साहब, सेकुलर से कौन लड़ रहा है? दीनानाथ यादव। वह तो हार रहा है साहब, कोई जानता भी नहीं उसे। देखो, वोट माने मत, तुम्हारी अपनी मति क्या है, राय क्या है?
तुम सिर्फ अपनी राय जाहिर करते हो, क्या ठीक है? अपनी और देश हित किसमें है, यह बताते हो। वह मुझे देखता रहा, सोचता रहा, फिर थोड़ी देर बाद बोला, साहब बुरा मत मानिएगा, एक बात कहता हूं, मेरी सारी जिंदगी इसी मोहल्ले में बीती, थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई भी यही की, इसी मोहल्ले के बच्चों के साथ खेला, हर कोई जानता भी है मुझे, रोजी रोटी भी उन्हीं से चलती है, पूरा परिवार चलता है। मैं उनसे बाहर नहीं हूं, औरों की बात नहीं करता। मैं वोट उसे ही देना चाहता हूं जिसे मोहल्ला देना चाहता है, लेकिन यह भी जानता हूं कि मैं उसे वोट दे भी दूं तब भी कोई विश्वास नहीं करेगा। तकलीफ बस इसी से होती है। फिर तुम वोट ही क्यों दे रहे हो? छोड़ो साहब, नईम झुंझलाकर हंसने लगा। कहे तो दो चार पसेरी आलू तौल दें, लिए जाएं स्कूटर पे, या कहे तो मैं पहुंचा दूं कल सुबह। कहाँ जा रहे हैं आजकल? फिर बात करेंगे तुमसे, मैं भी चल पड़ा। काम करो बनिए का, मजा लो दुनिया का, याद रखो साहब, क्या मतलब इस फालतू के पचड़े से हमारा। तो आज का ये एपिसोड हम यहीं विराम देते हैं। ये एपिसोड आपको कैसा लगा? और जिस गंगा जमनी तहजीब की हम लोग बात करते हैं, आज के एपिसोड में वो साफ साफ झलकती है। एक मुसलमान को ब्राह्मणों के मोहल्ले में रहने में कोई शिकायत नहीं, वो बहुत सम्मानित महसूस करते हैं उस मोहल्ले में रहते हुए, क्योंकि उनसे किसी ने कभी टेढ़े मुंह बात नहीं की। इसी के साथ आज का ये एपिसोड हम समाप्त करते हैं। ये आपको कैसे लगे, ये मुझे कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अम्बेडकर नामा को दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। कोई एपिसोड मिस हो जाए तो प्लेलिस्ट चेक करना न भूलें। इसी के साथ अब मुझे आज्ञा दीजिए, अगले एपिसोड में मैं फिर हाजिर हो जाऊंगी। जय भीम, धन्यवाद।